अब एक इम्पॉर्टेंट वेन है डिप्लॉइक वेन। अब ये डिप्लॉइक वेन क्या होता है? तो जो हमारा क्रेनियम है उसके फॉर्मेशन में दो प्लेट्स हैं। ये हो गया हमारा क्रेनियम का आउटर प्लेट, ये हो गया क्रेनियम का इनर प्लेट। जो ये आउटर प्लेट होता है वो थिक होता है, आउटर प्लेट, और जो इनर प्लेट होता है ये थिन होता है, और इसके बीच में स्पंजी बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इस बोन में और इस स्पंजी बोन में मतलब आउटर प्लेट और इनर प्लेट के बीच में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं डिप्लॉइक वेन्स। ये जो वेन्स है इस दोनों प्लेट्स के बीच का जो वेन है इसको कहते हैं हम डिप्लॉइक वेन। ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि नए नए रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, और इसको डायरेक्ट जनरल सर्कुलेशन में लेके जाता है। ठीक है। ये यहाँ से फॉर्मेशन कराए और डायरेक्ट जो मेन ब्रांच होता है जो मेन वेन है वो उसको वहाँ पे लेके जाता है। तो 4 डिप्लॉइक वेन है हमारे। पहला हो गया हमारा फ्रंटल डिप्लॉइक वेन। ये क्या करता है? ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से में ओपन होता है। ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच पे से इमर्ज करता है और सुप्रा ऑर्बिटल वेन में ओपन होता है। ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल वेन में ये ओपन हुआ। दूसरा है हमारा एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन। एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन ये क्या करता है? ये एंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन में खुलता है। थर्ड है हमारा पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन। ये खुलता है ट्रांसवर्स साइनस में। एंड फाइनली लास्ट हमारे पास है ऑक्सीपिटल डिप्लॉइक वेन, जो कि कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है ऑक्सीपिटल वेन में। तो ये हो गया हमारा डिप्लॉइक वेन। अब देखते हैं हम स्कैल्प का लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो एंटीरियर स्कैल्प है वो ड्रेन करता है हमारा प्री ऑरिक्यूलर और पैरोटिड लिम्फ नोड में। एंटीरियर स्कैल्प कहाँ ड्रेन करेगा? प्री ऑरिक्यूलर और पैरोटिड ग्लैंड में। और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉरी, पैरोटिड लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पैरोटिड ग्लैंड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हो गया एंटीरियर स्कैल्प। और पोस्टीरियर स्कैल्प हमारा ड्रेन करता है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और मेस्टॉइड एंड ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड में। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और मेस्टॉइड और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। ऑब्वियसली बात है ये जो है ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ये भी हमारे ईयर के पीछे होगा। मेस्टॉइड प्रोसेस भी ये पीछे होता है ईयर के, और ऑक्सीपिटल बोन है वो भी पीछे होता है। सॉरी, ऑक्सीपिटल जो लिम्फ नोड है वो भी पीछे होगा। तो पोस्टीरियर जो स्कैल्प है वो पोस्टीरियरली ड्रेन करेगा और एंटीरियर स्कैल्प एंटीरियरली ड्रेन करेगा जो इसके जो भी लिम्फ नोड इसके एंटीरियर में प्रेजेंट है। ठीक है। ये हो गया हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब हम देखते हैं कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी स्कैल्प का। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि ये हमारा स्कैल्प का फ्रंटालिस मसल, ये है ऑक्सीपिटालिस मसल, और जो इसको कनेक्ट कर रहा है ये है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक डेंस फाइब्रस शीट होता है। ये कोई मसल नहीं होता, ये डेंस फाइब्रस शीट होता है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि थर्ड लेयर होता है स्कैल्प का। अब अगर हम सर्जिकली इसको हम ट्रांसवर्सली कट करें, इसको हम ट्रांसवर्सली अगर कट करें तो क्या होगा? ये जो फ्रंटालिस मसल है ये इसको अपनी ओर खींचेगा, और जो ये ऑक्सीपिटालिस मसल है इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे ये ओपन वुंड बनेगा ऐसे करके। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्कैल्प गेप, मतलब एक ओपन साइक बन जाता है स्कैल्प गेप, क्योंकि मसल पुल की वजह से स्कैल्प गेप वुंड। अब दूसरा है हमारा कि क्योंकि स्कैल्प के स्किन के पार्ट में बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो सिबेशियस ग्लैंड की वजह से यहाँ पे सिबेशियस सिस्ट होने का बहुत चांस होता है। ठीक है। थर्ड है हमारा, क्योंकि जो हमारा स्कैल्प
का स्कैल्प है वो डेंस फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। इस वजह से जो ब्लीडिंग होगी ना वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। ठीक है, जो ब्लीडिंग होगी वो प्रोफ्यूज होगी क्योंकि जो फाइबर्स है वो उसको मतलब डायरेक्टली उसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लीडिंग जो होगी वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। और इसको हम और इस ब्लीडिंग को हम प्रेशर लगा के रोक सकते हैं, प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं स्कैल्प के ब्लीडिंग को। जो चौथा है वो है जो स्कैल्प होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, स्कैल्प के फेशिया का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो हेमरेज है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो वो हेमरेज को ज़्यादा होने नहीं देता है, तो लेस एक्सटेंसिव हेमरेज है इसका स्कैल्प में। लेकिन जो इन्फ्लामेशन होगा वो थोड़ा इन्फ्लामेशन होगा, लिटिल इन्फ्लामेशन। लेकिन जो पेन होगा ना वो मच पेन ज़्यादा होगा। क्यों पेन ज़्यादा होगा? क्योंकि जो सेकेंड लेयर है स्कैल्प का, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और सुपरफिशियल फासा, उसमें ना नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट नर्व फाइबर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये नर्व फाइबर को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन कम होगा बट पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पेरिक्रेनियम होता है वो बोन के साथ तो लूजली अटैच होता है, बोन के साथ ये लूजली अटैच है, लेकिन सूचर के साथ ये फर्मली अटैच है सूचरल लिगामेंट के थ्रू। सूचर के साथ ये फर्मली अटैच है। तो यहाँ पे ना फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होगा इसको हम कहते हैं सिफेल हेमाटोमा, कहते हैं सिफेल हेमाटोमा। और जो ये सिफेल हेमाटोमा बनेगा ये उसी बोन का शेप ले लेगा। ठीक है, ये शेप ऑफ बोन, मतलब जो भी बोन जिस भी जगह पे ये मतलब हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो रहा है ना वो उस बोन का शेप ले लेगा, क्योंकि ये बोन के साथ लूजली अटैच है, इस वजह से ये बोन के शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो लूज एरिकुलर टिश्यू जो है, जो हमारा फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प है, उसको हम कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्यों? क्योंकि इसी लेयर में हमारा इमिस्ट्री वेन प्रेजेंट होता है, और इमिस्ट्री वेन क्या है? ये वाल्वलेस है, जो कि इन्फेक्शन को रेट्रोग्रेड मूव करवा सकता है, जो कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है इंट्राक्रेनियल। अब नेक्स्ट ये है कि जो लूज एरिकुलर टिश्यू होता है उसमें जो हेमरेज जो होगा वो स्वेलिंग जो होगा, हेमरेज की वजह से जो स्वेलिंग होगा वो जनरलाइज स्वेलिंग होगा। ठीक है, स्वेलिंग जनरलाइज होगा इसमें। ठीक है, और जो ये स्वेलिंग है ये आगे डिसेंड करके हमारे आई पे आ सकता है, रूट ऑफ नोज़ और आई पे आ सकता है, और इसकी वजह से ब्लैक आई होता है, मतलब जो भी फ्लूइड है, जो ब्लड है वो आँख के पास कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो आँख है ना वो ब्लैक सा दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ये टिश्यू है ना लूज एरिकुलर टिश्यू, इसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है फ्रंटालिस मसल के साथ, ये डायरेक्ट अटैच होता है, इसका कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं है। ये आईलिड से ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, इस वजह से ये डायरेक्ट आईलिड पे आ जाएगा इसका हेमरेज, जिसकी वजह से आँखें जो है ना वो काली दिखेगी, इसको हम कहते हैं ब्लैक आई। अब क्योंकि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, इस लेयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो जो भी इन्फ्लामेशन होगा, जो भी स्वेलिंग होगा ना वो पूरा फैल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, नो कंप्रेशन ऑन ब्रेन। इसकी वजह से हम इसको सेफ्टी लेयर भी कहते हैं, इसको हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं, लेकिन हम इसको सेफ्टी लेयर भी कहते हैं। डेंजरस एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इमिस्ट्री वेन प्रेजेंट है, इन्फेक्शन को फैलाता है, और सेफ्टी लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन पे कोई कॉम्प्रेशन नहीं देता है, क्योंकि जो इसका स्वेलिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि जो हमारा स्कैल्प है उसका ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, इसीलिए अगर एवल्शन हो जाए, स्कैल्प का किसी एक्सीडेंट में एवल्शन हो जाए, तो हमें उसे कट नहीं करना है स्कैल्प को। हमें स्कैल्प को अगर हम डायरेक्टली हम रिपोजिशन कर दें
तो वो अपना ब्लड सप्लाई वापस रिगेन कर लेगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा और वो जल्दी हील हो जाएगा। रिवेस्कुलराइजेशन और हील्स फास्टली। तो ये था हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। सो दैट्स इट, थैंक यू।